साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम तीसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे। अब हम विश्व युद्ध के समय के जो राजनीतिक लेखक हैं उनकी हम पड़ताल करेंगे और आगे वो समझाते हैं कि राष्ट्र की जो अवधारणा है उसके 5 कारक जो प्रमुख हैं, जिसमें देश, नस्ल, धर्म, संस्कृति और भाषा, ये 5 कारकों से मिलकर के देश बनता है। इन 5 कारकों में से कोई एक भी कारक अगर गड़बड़ हो जाता है तो देश का विखंडन शुरू हो जाता है। इसी बात को समझाते हुए आगे कहते हैं कि वो जर्मनी का उदाहरण देते हैं। जर्मनी का उदाहरण बहुत ज़्यादा दिया गोलवलकर ने, ये ध्यान रखना है। जर्मनी की जो हिटलर की जो नस्ल की थ्योरी थी उस पूरी थ्योरी को कॉपी किया है गोलवलकर जी ने। यह भी साथ में ध्यान रखना कि 1938 का समय है और इस समय हिटलर जो है उसकी जो लोकप्रियता थी वो बिल्कुल टॉप पर थी। तो उससे गोलवलकर उसकी पूरी जो फांसीवादी विचार है उससे प्रभावित थे और इस पूरी किताब के अंदर भी उन्होंने जो हिटलर की जो नस्लीय सोच थी, उसकी जो विचारधारा है, उसको पूरी तरीके से समर्थन किया, हर जगह समर्थन किया है। इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जर्मनी का उदाहरण देते हैं और ये कहते हैं कि जर्मनी के अंदर क्या बदला। जर्मनी में पहले राजाशाही व्यवस्था थी, राजाशाही व्यवस्था बदल करके लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई। साथियों ये भी ध्यान रखना है कि इस समय में असल में इस विकास क्रम में पूरी दुनिया के अंदर राजाशाही व्यवस्थाएं खत्म हो रही थी और उनकी जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो रही थी, संविधान का राज कायम हो रहा था। ये पूरी दुनिया का विकास क्रम है जिस विकास क्रम के तहत राजाशाही व्यवस्था खत्म हो रही थी और पूंजीवादी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो रही थी। यहाँ पर एक युग बदल रहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान रखना है। इस पूरी किताब के अंदर गोलवलकर इसी महत्वपूर्ण बात को स्वीकार नहीं करते हैं, हम जिसके बारे में हम आखिरी में आपको इसके बारे में समझाएंगे। और आगे जर्मनी का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि यहाँ पे राजाशाही से लोकतांत्रिक व्यवस्था बदली है, मगर इनका जो राष्ट्रीय जीवन था, राष्ट्रीय जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ वो कहते हैं, रूस का उदाहरण देते हैं कि रूस के अंदर भी जो बदलाव हुआ उसमें से उनके जो रूस के जो छोटे छोटे राज्य बने हैं, उन राज्यों के अंदर भी नस्लीय और भाषा के आधार पर ये सारे राज्य बनाए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि लीग ऑफ नेशंस ने भी जो अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा के कानून बनाए ताकि ये जो है जो नस्ल है, एक्चुअल जो नस्ल है उसके साथ समाहित हो सके, उसके साथ समायोजित हो सके। आगे उन्होंने अल्पसंख्यक जो शब्द है इसकी परिभाषा को बताया। अल्पसंख्यक वह है जिसकी जो यहाँ की राष्ट्रीय नस्ल है, राष्ट्रीय नस्ल की धर्म, संस्कृति, भाषा है, उससे अलग उनकी धर्म, संस्कृति, भाषा या अलग नस्ल है, वो अल्पसंख्यक है। इस तरीके से अल्पसंख्यक की जो है वो परिभाषा को डिफाइन करते हैं, परिभाषा को समझाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ, वो कहते हैं कि इसलिए जो राष्ट्रीय नस्ल है, हर देश के अंदर एक राष्ट्रीय नस्ल है। जो राष्ट्रीय नस्ल कौन सी है, जो बहुमत में है। अल्पसंख्यक कौन सी है, ये वो नस्ल है जो यहाँ की मूल नस्ल से भिन्न है, तो वो अल्पसंख्यक है। इससे वो ये निर्धारण करते हैं कि हर देश के अंदर एक मूल राष्ट्रीय नस्ल है। ये इस चर्चा से सुनिश्चित होता है। आगे कहते हैं कि अल्पसंख्यक का जो विषय है इस वाले चैप्टर का नहीं है, अल्पसंख्यक की चर्चा हम आगे करेंगे। मगर फिर भी ये ध्यान रखना है कि जो ये विदेशी नस्लें हैं वो राष्ट्र के साथ वरीयतापूर्ण व्यवहार में रहें, ये जरूरी है। और वे यहाँ पर आकर के नए 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 धनाढ्य ना हो। राज्य की जो कुल आबादी है उसका जो हिस्सा 20% से कम ना हो, वो अल्पसंख्यक होंगे। इस तरीके से शॉर्ट में एक अल्पसंख्यक के बारे में बताते हैं। और इसके आगे फिर विस्तार से इटली और जर्मनी के बारे में बताते हैं, क्योंकि इटली का जो मुसोलिनी का जो फांसीवादी विचारधारा थी और जर्मनी की हिटलर की जो फांसीवादी विचारधारा थी उसी को स्वीकारते हैं गोलवलकर, और उसी विचारधारा की कॉपी है जो गोलवलकर समझा रहे, ये नस्ल की थ्योरी। इसलिए गोलवलकर इटली और जर्मनी का जो नस्लीय चेतना का जो उभार था, जो फांसीवादी विचार था, उसको समर्थन करते हैं।
और ये कहते हैं कि दोनों जगह, इटली में भी जर्मनी में भी, जब नस्लीय चेतना जागी तब पूरा राष्ट्र जागृत हो गया। इस प्रकार से वो ये सिद्ध करते हैं कि हमारा जो तथ्य है, जो तर्क है, वो वैज्ञानिक तरीके से सही है और इन 5 कारकों से ही राष्ट्र बनता है। और इसमें से यदि कोई भी कारक, एक भी कारक विघटित होता है तो राष्ट्र का विघटन शुरू हो जाता है। इस पूरी चर्चा से इस थ्योरी को सही कहते हैं और ये कहते हैं कि हम वैज्ञानिक आधार पर ये बात कह रहे हैं। अब इसके बाद वो इंग्लैंड का उदाहरण देते हैं। इंग्लैंड एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के कारण से वहाँ धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है, मगर वो कहते हैं इसके बाद भी उनका एक राष्ट्रीय धर्म है। इसी उदाहरण के साथ वो समझाते हैं कि वहाँ का जो इंग्लैंड का जो राजा है, वो राजा वही बन सकता है जो ईसाई धर्म का प्रोटेस्टेंट मत का हो। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, उसके जितने भी पादरी हैं उनका वेतन सरकारी खजाने से दिया जाता है। हमारे देश के अंदर कलकत्ता के अंदर जो चर्च है उसमें भी सरकारी खर्चे से एक बिशप नियुक्त किया गया है, यानी पादरी नियुक्त किया गया है। और इससे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लैंड के अंदर भी जो धर्म है, जो ईसाई धर्म है, उसको राजसत्ता पालती है, उसको राजसत्ता चलाती है। इसलिए राजसत्ता भले ही सीधा धर्म को राजसत्ता में नहीं है, मगर फिर भी वो एक किसी धर्म को मानते हैं। आगे वो कहते हैं अंग्रेज जो है, जो मिशनरी हैं, उनको भी सहयोग करते हैं। इसलिए इंग्लैंड के अंदर भी एक उनका एक राजधर्म है जो ईसाई धर्म का प्रोटेस्टेंट मत है। आगे कहते हैं कि इंग्लैंड का भाषा के मामले में जो उनकी अंग्रेजी भाषा है, वो ना अकेले इंग्लैंड में और जो उनके औपनिवेशिक देश हैं उनके ऊपर भी अपनी भाषा वो थोप रहे हैं। इससे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लैंड का भी अपना एक धर्म है, एक राष्ट्रीय धर्म है जिसको इंग्लैंड मानता है। आगे वो एक बार फिर जर्मनी का उदाहरण देकर के ध्यान आकर्षित करते हैं और वो कहते हैं कि जब 1918 के बाद वहां पर जर्मनी में बंटवारा हुआ, उसके बाद से उन्होंने नस्लीय चेतना को पैदा किया और फिर उन्होंने जहां जहां भी जर्मनी नस्ल के लोग रह रहे थे उन सभी देशों को शामिल करके एक विशाल जर्मन साम्राज्य कायम किया। और जर्मन जो नस्ल है उसका आज चर्चा का विषय बन गया है। वो जर्मनी का जो नस्ली थ्योरी था जो हिटलर ने लागू किया था, उसका बार बार उदाहरण देते हैं और उसको सही कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। आगे वो कहते हैं कि जर्मनी में नस्ल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जो उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया और जो यहूदी थे उनको स्वच्छ करके क्या था, उनको खत्म किया था। करोड़ों लोगों को मारा था हिटलर ने, उनका ये इसी नस्ल की समझ की थ्योरी के हिसाब से कि इनको कहीं दूसरी जगह नहीं भेज सकते हैं तो इनको मार दो, सबको खत्म कर दो। तो बड़ा नरसंहार किया था, जिस नरसंहार को गोलवलकर स्वच्छता अभियान कह रहे हैं, नस्ल की स्वच्छता अभियान कह रहे हैं। यानी जो दूसरी नस्लें थी, सामी नस्लें थी, उनको स्वच्छता के लिए उन्होंने उनको खत्म किया, उनको मारा। तो ये स्वच्छता अभियान था जिसको गोलवलकर स्वच्छता अभियान कह रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि इस स्वच्छता अभियान को चला करके हिटलर ने पूरी दुनिया को स्तंभित कर दिया है, चकित कर दिया है। और जर्मनी के अंदर जो नस्ल का गौरव है वो अपने सर्वोत्तम रूप में अभिव्यक्त हुआ है। आगे वो कहते हैं कि जर्मनी ने दिखा दिया है कि ऐसी नस्लें जो मुख्य नस्ल है, जो राष्ट्रीय नस्ल है, उससे भिन्न हैं, उनकी संस्कृतियां भिन्न हैं। ऐसी नस्लें जड़ों तक ले जाती हैं और एक एकीकृत समग्रता जो बनती है उसमें घुलना मिलना लगभग असंभव सा होता है। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरी नस्ल है, वो जो राष्ट्रीय नस्ल के अंदर है, उसके साथ घुलना मिलना मुश्किल होता है। इसलिए हिटलर ने क्या किया था, यहूदियों को उसने कत्लेआम करवाना शुरू कर दिया था, ये कह करके कि यही हमारी देश की समस्या है, इनको खत्म करके ही हम अपना राष्ट्र बना सकते हैं। और हिटलर ने सभी जगह
ये प्रचार किया था कि हर चीज की समस्या यहूदी हैं, बेरोजगारी की समस्या यहूदी हैं। तो ये एक बड़ा जो वर्ग था, जो बहुमत आबादी वाली नस्ल थी, जो नाजी थे, उनको एकजुट किया और उनको खतरा दिखाया यहूदियों का, और खतरा दिखा दिखा करके उनके प्रति नफरत घृणा को भरते 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 एक ऐसा समय आ गया जब हिटलर ने यहूदियों को मारा, यहूदियों के साथ कत्लेआम किया, गैस चैम्बर बनाए, करोड़ों लोगों को मारा। उस समय जो नाजी थे वो खुश हो रहे थे, वो प्रसन्न हो रहे थे, और उस नस्ल की थ्योरी के हिसाब से उसको सही ठहरा रहे थे। तो ये समझना है साथियों कि कैसी विचार है, ये किस तरीके से कि मानवता सब खत्म हो जाती है। तो ये नस्लीय चेतना को चढ़ा करके इस तरीके का अराजकता, इस तरीके की हिंसा, इस तरीके के आपराधिक तत्वों को सही ठहराया था हिटलर ने, और इसी तरीके की नस्ल की थ्योरी को गोलबल कर समझा रहे हैं हमारे देश के लिए। हमारे देश की विदेशी नस्लें कौन है? मुसलमान हैं और ईसाई हैं। वहाँ पर विदेशी नस्ल कौन थी? यहूदी थे। और बहुमत नस्ल कौन थी? वो नाजी थे। हमारे देश के अंदर बहुमत नस्ल किसको कह रहे हैं? हिंदू नस्ल कह रहे हैं। और जो अल्पसंख्यक नस्ल है वो कौन है? वो मुसलमान हैं और ईसाई हैं। इसलिए इन गोलवलकर की जो समझ है, वो जो हिटलर की समझ थी, उसके हिसाब से हमारे देश के अंदर भी मुसलमानों और ईसाइयों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जिस तरीके से नाजियों ने यहूदियों के साथ किया था। ये गोलवलकर समझाते हैं। और आगे लिखते एक लाइन में कि हिंदुस्तान के लिए ये एक अच्छा सबक है, और वो आगे कहते हैं कि इससे सीखें और लाभान्वित हों। यानी वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हिटलर ने किया, जो जर्मनी में हुआ, उससे सीखना चाहिए हमारे देश के अंदर, और हमारे देश के अंदर भी इसी तरीके से नस्ल की स्वच्छता के लिए जो विदेशी नस्लें हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जिस तरीके से हिटलर ने यहूदियों के साथ किया। तो इस तरीके से साफ साफ गोलवलकर हिटलर की जो नस्ल की थ्योरी है उसका समर्थन करते हैं और उसको हमारे देश में लागू करने की बात करते हैं। इसलिए साथ ही हमको समझना है कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस की विचारधारा है, वो क्या है। इसलिए आप देखेंगे कि इनका हर चीज में दुश्मन मुसलमान और ईसाई निकलते हैं। मुसलमान खास तौर से हर बात में मुसलमान, इनका आरएसएस का जो पूरा जो शाखाएं चलती हैं, जितना भी शिक्षण संस्थान है, जो भी ये करते हैं, इनका लक्ष्य केवल एक ही रहता है, उसके पीछे मुसलमानों के प्रति नफरत घृणा पैदा करना हिंदुओं के अंदर। वो हिंदुओं को एकजुट करना, एकजुट करके मुसलमानों को खतरा बताना, ईसाइयों को खतरा बताना, और इस तरीके से इस अराजकतावादी विचार को लोगों के दिमाग में भरना। ये आरएसएस ने 1938 से लेकर के आज तक निरंतर किया है, और आज वो हिंदू मुसलमान के बीच में एक बड़ी नफरत पैदा करने में सफल हुए हैं। इसलिए हमारे देश में लिंचिंग जैसी घटनाएं हुई हैं। तो ये हमको समझना है कि आरएसएस की विचारधारा का कनेक्शन किस तरीके से नस्ली चेतना में हिटलर की विचारधारा, मुसोलिनी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। आगे वो कहते हैं कि जो राष्ट्रीय भाषा है जर्मनी की, उसके बारे में यही है कि जो दूसरी नस्लें हैं वो अपनी चर्चा के लिए अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, मगर उनको यदि कोई भी पत्राचार करना है, कोई भी राष्ट्रीय सरकार के साथ पत्राचार करना है, तो उनको राष्ट्रीय भाषा में ही पत्राचार करना होगा। इसलिए वो कहते हैं कि भाषा के लिए भी उनकी जो भाषा की थ्योरी है जर्मनी वालों की, उसको भी उन्होंने लागू किया है। आगे वो कहते हैं कि वहाँ पे भी जर्मनी में धर्म को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वहाँ जो भी राष्ट्रपति बनता है वो एक शपथ लेता है, जो शपथ पूरी तरीके से धार्मिक होती है। आगे वो कहते हैं कि वहाँ पर ईसाई, रोमन कैथोलिक पंथ, जो ये धर्म है ये चलता है वहाँ पे, इसका धर्म है जर्मनी में। इसलिए वहाँ की जो सरकारी छुट्टियाँ हैं, सरकारी छुट्टियाँ भी इसी धर्म के अनुसार आधार पर घोषित की जाती हैं। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि जो जर्मनी बना है
1938 की बात कर रहे हैं वो। इस जर्मनी के अंदर जो पांचों कारक जो गोलवलकर ने समझा, ये पांचों कारक लागू हैं जर्मनी के अंदर, और पूरी तरीके से साहसपूर्ण तरीके से पांचों घटक लागू होते हैं वहां पर। इसीलिए एक विशाल जर्मन साम्राज्य खड़ा हो गया। इसके बाद से अगला उदाहरण वो रूस का देते हैं, और ये कहते हैं कि रूस किसी धार्मिक मत का पालन नहीं करता है। आगे कहते हैं कि शुरुआती दौर में जब मार्क्स की थ्योरी आई थी, ये समाजवाद आया था, ये कम्युनिज्म का सिद्धांत आया था, तो ये बहुत उफान पर था, और उस समय उन्होंने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। तो उस समय ऐसा लगता था कि सारे राष्ट्रीय बंधन जितने हैं वो सब टूट जाएंगे और सारे दुनिया के मजदूर एक हो जाएंगे, या दुनिया का राज्य एक हो जाएगा। मगर हम देखते हैं कि जिस तरीके से दुनिया के मजदूरों एक हो के नारे के बाद जो उनका सिद्धांत था, उसके आधार पर रूस के अंदर भी या दुनिया के अंदर उस तरीके से राष्ट्र नहीं बने। इसलिए आगे कहते हैं कि रूस जो है, जैसे दुनिया के राष्ट्र बने हैं उसी तरीके से रूस भी एक राष्ट्र बना है। मगर रूस जो है, जो पुराने तरीके का राष्ट्र नहीं है, ये नए तरीके का राष्ट्र बना है। और ये सबके साथ ही वो कहते हैं कि रूस एक राष्ट्र है, और रूस की भी अपनी एक पुरानी नस्ल है और उनकी एक पुरानी भाषा है। आगे वो कहते हैं कि रूस के अंदर कुछ नहीं बदला, केवल ये हुआ है कि जो उनका पुराना जो धर्म था, संस्कृति थी, उसको त्याग करके नया तरीके का विचार को रूस ने स्वीकार किया है। और आगे वो कहते हैं कि अब रूस के अंदर एक नया धर्म आ गया है, जिस धर्म का नाम है समाजवाद। वो समाजवाद को एक धर्म कहते हैं, और ये जो नया धर्म है, ये भौतिकवादी जो विचार है, उससे मजदूरों की एक नई संस्कृति का जन्म हुआ है, नई संस्कृति पैदा हुई है। आगे वो कहते हैं कि पाठक रूस की जो भौतिकवादी संस्कृति है उससे असहमत नहीं होंगे। आप भले ही चौंक सकते हैं, मगर ये समझना है कि समाजवाद जो है वो रूस का नया धर्म है। समाजवादी व्यवस्था को रूस का नया धर्म कहते हैं गोलवलकर। इसके आगे कहते हैं इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए धर्म एक विचारों का समूह होता है, जिस धर्म को व्यक्ति और समाज के हित के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए आंखें मूंद कर मानना होता है। और जो रूस का धर्म है, रूस का एक ऐसा धर्म है जो ईश्वर प्राप्ति पर विश्वास नहीं रखता, और यह जो धर्म है ये ईश्वर विहीन धर्म है, मगर ये एक धर्म है। और आगे कहते हैं जो रूसी हैं उनके लिए जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स उनका मसीहा है, और कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उनके लिए खुदाई पैगाम है। और आगे कहते हैं कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ईश्वर विहीन धर्म रहे हैं। और आगे कहते हैं कि जो रूसी जो धर्म है ये ईश्वर विहीन धर्म है, ये पुराने धर्मों का नया संस्करण है जो रूस में आया। कौन सा? भौतिकवादी विचार जो कार्ल मार्क्स ने दिया था। और आगे समझाते हैं कि जो समाजवादी हैं, जो ये भौतिकवादी हैं, ये हमारे भारतीय दर्शन के हिसाब से भी विरोचन और चारवाक के वंशज हैं। तो साथ इस बात को समझना है थोड़ा सा कि धर्म का जो स्वरूप है, गोलवलकर ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया है। धर्म का अर्थ यह है कि जीवन जीने की पद्धति। जिस तरीके से हिंदू धर्म के नाम से जीवन जीने की पद्धति है, जिसके अंदर भगवान है, जिसके अंदर आत्मा परमात्मा है, जिसके अंदर वर्ण व्यवस्था है, जिसके अंदर आश्रम व्यवस्था है, ये सारा धर्म के अंदर है। यानी धर्म क्या है? धर्म जीवन जीने की पद्धति है। इसी तरीके से जो भौतिकवादी दर्शन है, जिस दर्शन को कार्ल मार्क्स ने लेके आए थे, और हमारे भारतीय दर्शन के अंदर चारवाक भौतिकवादी दर्शन लेके आए थे, क्योंकि उस समय राज सत्ता नहीं थी। मगर चारवाक का जो भारतीय दर्शन के अंदर विचार है वो भौतिकवादी दर्शन है। तो भौतिकवादी दर्शन भी जीवन जीने की एक पद्धति है, जीवन जीने का एक पूरा चरित्र है उसके अंदर।
इसलिए उसको चार्वाक का जो दर्शन है उसी दर्शन की जीवन जीने की पद्धति आगे चल करके मार्क्स ने वही सेम कॉपी है। मार्क्स का जो दर्शन है और चार्वाक का जो दर्शन है बिल्कुल विचारों में बिल्कुल सेम है। मार्क्स ने मजदूर की राजसत्ता कायम करने का कॉन्सेप्ट दिया है, पूंजी का कॉन्सेप्ट दिया है, पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी का लूट का कॉन्सेप्ट दिया है, जो चार्वाक ने नहीं दिया था, क्योंकि उस समय पूंजीवादी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हमको समझना है कि जीवन जीने की जो पद्धति है वो भौतिकवादी दर्शन के नाम से है और हिंदूवादी दर्शन के नाम से, धर्म के नाम से। इसलिए गोलवलकर इस समाजवादी व्यवस्था और भौतिकवादी दर्शन की जो जीवन जीने की पद्धति है उसको धर्म कहते हैं, ईश्वर विहीन धर्म कहते हैं, कि इस जीवन जीने की पद्धति में ईश्वर नहीं है और इस जीवन जीने की पद्धति में ईश्वर है। ये खाली फर्क है, मगर दोनों ही धर्म हैं। ये गोलवलकर समझाते हैं। इस धर्म के बारे में मैं बाद में इस पूरी जो गोलवलकर की दोनों किताबें खत्म होंगी उसके बाद में इसके धर्म के बारे में भी आपको समझाऊंगा, ताकि धर्म का जो वास्तव डेफिनेशन है वो भी हम अच्छी तरीके से समझ सकें साथियों। तो इस बात को भी अच्छी तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। आखिरी में ये कहते हैं कि हम केवल इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रूस के पास भी अपना एक देश है, रूस के पास भी अपना एक नस्ल है और रूस के पास इनका एक भौतिकवादी ईश्वर विहीन धर्म है और उस भौतिकवादी विचार से पैदा हुई एक संस्कृति है, जीवन जीने की पद्धति है और रूसियों की अपनी एक रूसी एक भाषा भी है और रूस भी दुनिया के सामने एक संपूर्ण राष्ट्रीयता के साथ एक राष्ट्र के रूप में उपस्थित है। और इस रूस का उदाहरण देने के साथ में वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जो समझा रहे हैं ये पांचों कारक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ही सही है, ये इसी से राष्ट्र बनेगा, ऐसे ही राष्ट्र बनता है। इसको अपनी चर्चा को इस पूरी चर्चा के साथ सही साबित करते हैं, सही सिद्ध करते हैं और ये कहते हैं कि हमने जो थ्योरी दी है यही अकाट थ्योरी है। और इसी चर्चा के बाद समझाने के बाद से ये तीसरा अध्याय साथियों यहीं खत्म हो जाता है। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसको समझने की जरूरत है, जिसको गोलवलकर ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक राष्ट्र के बारे में समझाने की कोशिश की और रूस का उदाहरण और हमारे देश का उदाहरण और इंग्लैंड का उदाहरण, अलग अलग उदाहरणों से इन जो सारे कारक हैं उनको सिद्ध करने की उन्होंने कोशिश की। तो ये साथियों तीसरा अध्याय, इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि आपने यदि इस सीरीज के बाकी वीडियो ना सुने हों इस किताब के, तो उन सारे वीडियो को जरूर सुनें, तभी आपको पूरी बात समझ में आ पाएगी और आगे जो वीडियो बने उनको भी सुनें। दूसरा निवेदन है कि हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं, दर्शन की सीरीज है उसको जरूर सुने। हमने ऋग्वैदिक काल से इसको कवर किया है, पूरा इतिहास कवर किया है, तो सारे वीडियो समय निकाल करके जरूर सुने। अगर ये सीरीज आप सुन लेंगे तो पूरा हिस्ट्री आपका स्पष्ट हो जाएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा किसान आंदोलन का फोल्डर, बहुत सारे फोल्डर है प्ले लिस्ट पे, मजदूर का, गुलामी का, श्रम कानूनों का, बैंक घोटाले का, तो ये सारे फोल्डर के जो वीडियो है उनको सुने। जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। दूसरा निवेदन है साथी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा दें, घंटी भी दबा दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। जो भी वीडियो हम डालेंगे सीधा आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को सुन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करवाने में सहयोग करें, क्योंकि ये जो जागरूकता की मुहिम हम चला रहे हैं इसमें देश की आम जनता को जागरूक करवाने में सहयोग करें। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले